हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेडी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में बिल्कुल पीडीएफ फाइल और इसका क्विज सॉल्व कर सकते हैं रोजाना। आज का हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेते हैं बढ़ने से पहले आगे। किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? तो रीथिंकिंग टूरिज्म, ये थी इस बार की थीम। उत्तर प्रदेश राज्य को दोस्तों आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है। एनपीसीआई का एमडी और सीईओ दिलीप असबे को एक बार फिर से नियुक्त कर दिया गया है। इनको अगले 5 सालों के लिए दोबारा से नियुक्त किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नाम की पुस्तक का विमोचन किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दोस्तों मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एएसक्यू पुरस्कार मिला है। और वही केंद्र सरकार ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराने के लिए 131 शहरों को चुना है। वन वीक वन लैब की अभियान की घोषणा करी है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। और नोरू नाम का सुपर टाइफून आया है फिलीपींस में। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया जाएगा। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक का महानवरात्रि सेल चल रहा है 28 से 30 सितंबर तक के लिए है मात्र केवल। और इस टाइम पर दोस्तों अभी तक टेक्स्ट बुक के इतिहास में सबसे कम प्राइस पर टेक्स्ट बुक पास प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके तहत दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 270 में आप एक साल तक भारत के जितने भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो सभी एग्जाम की दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो। इसको सिर्फ और सिर्फ आप 270 में प्राप्त कर पाओगे। और साथ ही साथ आपको हर घंटे एक एंड्रॉयड फोन जीतने का मौका मिलेगा। आप लकी विनर बन सकते हो अगर आप यूज करते हो कूपन कोड एमजेटी। तो एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हर घंटे तो एंड्रॉयड जीतने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। और नहीं भी मिलता है तो 270 रुपए में आप 600 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट को एक्सेस कर पाओगे और एक सालों तक एक्सेस कर पाओगे। आपको यूज करना है कूपन कोड सिंपली एमजेटी। और हर घंटे जो एंड्रॉयड लकी विनर्स को मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके लिए बढ़ जाए। चलिए आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो रेबीज दिवस दोस्तों 28 सितंबर को मनाया गया। 28 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। रेबीज दिवस क्या है? रेबीज दिवस दोस्तों रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। रेबीज क्या होता है? रेबीज ये दोस्तों कुत्तों में या फिर कहें कि जानवरों में पाया जाने वाला दोस्तों एक प्रकार की बीमारी होती है जो जानवरों से इंसानों में फैल जाती है। और जब इंसानों में फैल जाती है तो फिर मस्तिष्क में दोस्तों प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो रेबीज से बचने के लिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका 16वां संस्करण था। इसकी थीम है इस बार रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। क्या है? रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ। इंपॉर्टेंट है थीम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। तो लुई पास्चर जी की पुण्यतिथि के दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, लुई पास्चर वही हैं जिन्होंने सबसे पहले रेबीज वैक्सीन खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। क्लियर है? तो याद रखिएगा जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी को कहते हैं। अच्छा, रेबीज के कारण जो बीमारी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, याद रखेंगे आप। ये दिवस है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक दिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, एक दिन मैं आपका रिवीजन करवाऊंगा। तो चलिए सितंबर महीने का रिवीजन करते हैं। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया और वहीं 1 से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण माह। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 5 को दोस्तों टीचर्स डे। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और 16 सितंबर को दोस्तों वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। 18 सितंबर को वर्ल्ड बाम्बू डे। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे और 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। 23 सितंबर को ही नेशनल सिनेमा दिवस भी मनाया जाता है और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है।
25 सितंबर को ही वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया जाता है और 27 सितंबर को वर्ल्ड डे ऑफ टूरिज्म मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में अभी हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे योगी आदित्यनाथ जी हुए आपको दिख रहे हैं और ये है लता मंगेशकर चौक। यहाँ पर एक बड़ी सी दोस्तों एक बीड़ा भी रखी गई है और लता मंगेशकर जी की याद में, उनके सम्मान में, उनकी जयंती के अवसर पर, उनकी 93वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया 28 सितंबर 2022 को। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है और उस घाट क्रॉसिंग का नाम भी लता मंगेशकर क्रॉसिंग के रूप में बदल दिया है। अच्छा, अब उद्घाटन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीएम मोदी ने अभी मोहाली में दोस्तों होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फल्गु नदी पर अभी भारत का सबसे लंबा रबर बांध का उद्घाटन किया है। और पीएम मोदी ने अभी हाल ही में आपको याद होगा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया, जिसके तहत उन्होंने कर्तव्य पथ नाम बदल दिया है, नाम बदल करके रख दिया है राजपथ का, ठीक है नहीं, यानी कि पहले राजपथ नाम हुआ करता था, अब उसका नाम हम होगा कर्तव्य पथ। क्लियर है, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 5 नए जिलों का उद्घाटन किया है। अगला, हाल ही में ईएसआईसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में राजेंद्र कुमार जी को ईएसआईसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, सीनियर आईएएस ऑफिसर राजेंद्र कुमार अपॉइंटेड ईएसआईसी डायरेक्टर जनरल। ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो इसके नए ये महानिदेशक होंगे। 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अभी तक ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। इसकी स्थापना दोस्तों 24 फरवरी 1952 को करी गई थी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। अब नियुक्तियां आई हैं तो नियुक्तियों को करेंगे रिवीजन। अभी मैंने आपको कल बताया था कि एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में दोबारा से नियुक्त किए गए दिलीप एसबे, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दोबारा से दिलीप एसबे। इसके अलावा रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार को नियुक्त किया गया। इसके पहले भी डॉक्टर एम श्रीनिवास को एम्स दिल्ली का नया महानिदेशक बना दिया गया है। राजीव बहल जी आईसीएमआर के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो आईसीएमआर के नए महानिदेशक होंगे। और वहीं केंद्र सरकार ने भरत लाल को दोस्तों राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया है। और सरकार ने रतन टाटा समेत 2 और व्यक्तियों को, जिसमें से हैं केटी थॉमस और करिया मुंडा, इन दोनों को और रतन टाटा जी को, इन 3 व्यक्तियों को दोस्तों जो पीएम केयर्स फंड था उसका ट्रस्टी नियुक्त किया है। क्लियर है ना? आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में होने वाली है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 में कुल कितने मेडल जीते? तो राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार अभी दिए गए और इसके तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 8 मेडल टोटल जीते हुए हैं। सबसे ज्यादा 8 मेडल मध्य प्रदेश को मिले हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है मध्य प्रदेश एसेस नेशनल टूरिज्म अवार्ड बाय बैगिंग 8 ऑनर्स। यहाँ पर दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी दिख रहे हैं आपको इमेज में और इन्होंने ही ये अवार्ड दिया है 27 सितंबर को, यानी विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में। ये राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के लिए दिया गया। मध्य प्रदेश को कई कैटेगरी में 8 पुरस्कार मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल इंदौर सिटी ने भारत में पर्यटन स्थल के नागरिक प्रबंधन का बेस्ट प्राइज जीता हुआ है और वहीं उज्जैन को स्वच्छ पर्यटन स्थल पश्चिमी क्षेत्र का पुरस्कार मिला है। ऐसे ऐसे करके 8 पुरस्कार पाया है मध्य प्रदेश। क्लियर? अब मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश से भी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। अभी मध्य प्रदेश में दोस्तों 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सरकार ने स्कूलों में सप्ताह में 1 दिन बैगलेस होने की भी घोषणा करी हुई थी। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन का 4था संस्करण आयोजित किया था। और मध्य प्रदेश में ही एक सिटी है इंदौर, जिसके बारे में बात कर रहे थे कि ये भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। लगभग 5 बार से लगातार स्वच्छ सिटी का ये अवार्ड जीतती आ रही है। ये साथ ही साथ अब डिजिटल एड्रेस के साथ देश की पहली स्मार्ट सिटी भी होगी। देश की पहली स्मार्ट सिटी, देश की पहली डिजिटल सिटी भी इंदौर होने जा रही है। क्लियर है? तो ये मध्य प्रदेश से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस एजेंसी ने VSHORADS मिसाइल का सफल परीक्षण किया है?
तो अभी हाल ही में VSHORADS मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने किया है। नाम थोड़ा सा लंबा आपको दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, PIB का है। और DRDO ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर के ये सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट। ओडिशा कोस्ट पर, उड़ीसा के तट पर ये किया गया है परीक्षण। क्लियर है? तो ये है VSHORADS का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक प्रकार का दोस्तों मैनपैड है। मैनपैड बोले तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मतलब कि जैसे हमने S-400 लिया रसिया से, ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि मतलब आप जमीन पर हो, और आपकी तरफ किसी भी मिसाइल का अटैक होता है तो आप उसको हवा में ही मार गिराओ। ठीक है ना? तो S-400 क्या करता है कि 400 किलोमीटर की रेंज में कोई आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। तो वो तो दोस्तों एक मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल की तरह काम करता है S-400। ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक एंटी डिफेंस सिस्टम है, यानी यहाँ पर आदमी ही खड़ा होगा और अपने ऊपर लिया होगा, अपने कंधों पर लिया होगा ये डिफेंस सिस्टम, और फिर यहीं से अटैक कर देगा आने वाली मिसाइलों का। हालांकि इसकी रेंज उतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन काम भर की होगी, और ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होगा। यूक्रेन ने दोस्तों नाको चने चबा दिए हैं इसी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से। ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है। यूक्रेन में छिपे रहते हैं जंगलों में, और उसके बाद फिर कोई भी ऊपर फाइटर प्लेन है या मिसाइल आ रही है तो उसको अटैक करके मार गिराते हैं। तो फिलहाल DRDO जो है, इसकी स्थापना 1958 को करी गई थी। आप सबको पता होना चाहिए, 1 जनवरी 1958 को हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर समीर V कामत, इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला, हाल ही में किस मंत्री ने सांकेतिक भाषा मोबाइल ऐप साइन लर्न लॉन्च किया? तो साइन लर्न लॉन्च किया है दोस्तों प्रतिमा भौमिक ने। प्रतिमा भौमिक दोस्तों एक्चुअली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, तो इन्होंने इसे लॉन्च किया है। साइन लैंग्वेज एक मोबाइल ऐप है साइन लैंग्वेज के लिए, साइन लर्न नाम से। तो साइन लर्न जो मोबाइल ऐप होगा, ये क्या करेगा, जो सांकेतिक भाषा होती है ना, उससे उसको सिखाने में मदद करेगी। ऐसे व्यक्ति जो बोल नहीं पाते हैं, उनको सांकेतिक भाषा के थ्रू अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का मौका मिल पाएगा। तो 23 सितंबर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। अभी शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था। तो उसी अवसर पर ये लॉन्च किया गया है प्रतिमा भौमिक जी के द्वारा। ओके, तो इसका उद्देश्य ये है कि 151 शब्दकोश को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराना। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विजिट AP अभियान शुरू किया? तो विजिट AP अभियान की शुरुआत करी है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के जो CM हैं जगन मोहन रेड्डी जी, YS जगन मोहन रेड्डी जी, इन्होंने लॉन्च किया है विजिट AP कैंपेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पधारिए कभी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आइए। क्यों आइए? जिससे आंध्र प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा मिले। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पर्यटन जो होता है ना, ये सबसे सस्ता, सबसे सुलभ तरीका होता है रेवेन्यू जनरेट करने का किसी भी राज्य के लिए। तो जिस राज्य में ज्यादा पर्यटन होता है, वहां का रेवेन्यू बहुत ही आसानी तरीके से बढ़ता है। ये भी अपने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कैंपेन शुरू किए हुए हैं, विजिट AP कैंपेन। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। साथ ही साथ ये वर्ष 2023 को विजिट आंध्र प्रदेश वर्ष घोषित कर दिए हैं। इसका मतलब ये कि हमारा पूरा का पूरा फोकस 2023 में रहेगा पर्यटन पर, कि कैसे राज्य का पर्यटन बढ़ाया जा सके। क्लियर है ना? तो आंध्र प्रदेश ने ये शुरू किया है विश्व पर्यटन दिवस, यानी 27 सितंबर के अवसर पर। सितंबर मंथ के बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, क्योंकि उस डेज से रिलेटेड भी पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। SSC CGL का GS बैच दोस्तों ये आ रहा है, और अभी लॉन्च नहीं हो पाया है क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है। ये जैसे ही लॉन्च होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी दिन के लिए 199 में होगा। ठीक है ना? और ये एक्चुअली में पेंडिंग पड़ रहा है, हो रहा है एक अपडेट के कारण। वो नया एप्लीकेशन पर अपडेट आ रहा है, और वो अपडेट गूगल को दिया गया है, गूगल प्ले स्टोर पर रिव्यू में है। तो वो जैसे ही अपडेट पब्लिश होता है वहां पर, तुरंत ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें फीचर्स चेंज किए गए हैं नए अपडेट में। तो उसी नए अपडेटेड फीचर्स के साथ ये लॉन्च किया जा रहा है। तो इस वजह से अभी इसको पब्लिश नहीं किया गया है। कोर्स बिल्कुल रेडी है। जैसे ही लॉन्च होता है तो एक दिन के लिए आपके लिए सिर्फ 199 में रहेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ऑफर के तहत इसको भी लाया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए आप 60% डिस्काउंट पाओगे। कूपन कोड आपको यूज करना है माँ दुर्गा। वैसे भी अभी ये कूपन कोड यूज करके आप ई बुक्स हो या फिर बाकी अदर कोर्सेज हो, उनको ले सकते हो।
क्लियर है? तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप एमजेटी ऐप पहले इंस्टॉल कर लो। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पीएफआई को कितने साल के लिए बैन किया? तो ये न्यूज दोस्तों कल बहुत ज्यादा चर्चे में रही। पीएफआई एक संगठन है और इस पर केंद्र सरकार ने 5 वर्षों के लिए बैन लगा दिया है। 5 वर्षों के लिए जब ये बैन कर दिया गया है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका अपोज कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल केंद्र सरकार ने 5 वर्षों के लिए इसे बैन कर दिया है। गृह मंत्रालय के तहत ये बैन किया गया है। ठीक है, पीएफआई है क्या? पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक संगठन है दोस्तों, और इसके जो सहयोगी हैं, इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, इनमें कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने की बात पुष्टि हुई है और इस वजह से गृह मंत्रालय के द्वारा ये कहना है इसका कि ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज में एक खास वर्ग को कट्टरपंथी बनाकर राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं और इस वजह से इनको बैन किया जा रहा है। 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। ठीक है, अगला, हाल ही में नासा ने किस अंतरिक्ष यान के द्वारा अपना पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन सफलतापूर्वक किया? तो दोस्तों नासा ने अभी हाल ही में डार्ट यान के द्वारा अपना डार्ट मिशन पूरा किया है। नासा का डार्ट मिशन क्या है इसके बारे में मैंने पूरा आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैसे नासा जो है वो टकराएगा एस्टेरॉइड से और नासा कैसे धरती को बचाएगा, तो यही नासा का डार्ट मिशन है। मैं चाहता हूं आप लोग पहले ये वीडियो देखो। ये है डिडीमॉस एस्टेरॉइड और इसके बाद इसका जो ये है डाइमार्फोस, ये इसका उपग्रह है। ये कुछ इस तरीके से अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है जो कि ऑर्डिनरी तरीके से अभी तक लगाता है। लेकिन अब यहां से दोस्तों जो नासा का जो सैटेलाइट है, नासा का जो अंतरिक्ष यान है वो आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा और ये जाकर के ये डिडीमॉस से नहीं डाइमार्फोस से जाकर के टकराएगा। ठीक है, डाइमार्फोस की तरफ जा रहा है देखिए चंद्रमा पर, और यहां पर जाकर के ये टक्कर होगा। ये टक्कर 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी और यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा ऐसे टुकड़े बिखरेंगे अंतरिक्ष में। और उसके बाद इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि ये जो ऑर्बिट है, इसका जो डाइमार्फोस का ऑर्बिट है, ये 1% चेंज हो जाएगा और 1% चेंज होने से इसका ऑर्बिट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि वो अपना ऑर्बिट भी चेंज कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया टकराव होने की वजह से। अब ये जाकर के कुछ इस प्रकार से आएगा और ये अपना नया ऑर्बिट बना लिया। अगर नासा ये टेस्ट करने में सक्सेस होता है दोस्तों, तो इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कोई सा भी एस्टेरॉइड आता है पृथ्वी की तरफ, तो फिर उससे टकराव से नासा पहले ही बचा लेगा, यानी वो एस्टेरॉइड धरती से टकराने से पहले ही टिल्ट हो जाएगा, अपनी दिशा मोड़ सकेगा। ठीक है ना, तो ये मिशन आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे आने वाले समय में भविष्य को सिक्योर किया जा सके। अगला, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का निधन हो गया? तो लुइस फ्लेचर का निधन हो गया है। ये ऑस्कर विनर थी, ऑस्कर विजेता, बहुत ही फेमस, बहुत ही सम्मानित अभिनेत्री लुइस फ्लेचर, इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन हुआ है 88 ईयर की एज में। तो ये फ्रांस में अपने घर में इनका निधन हुआ है। वन फ्लू ओवर द कुकू नेक्स्ट, इस मूवी के लिए इनको 1976 में ही ऑस्कर मिला था, ऑस्कर जीता था इन्होंने। ठीक है, तो एक टाइम पर सबसे ज्यादा फेमस थी ये और इनके करियर की शुरुआत 50 के दशक में ही हुई थी। टीवी और फिल्म दोनों से शुरू की और अब जाकर के इनका निधन हो गया है। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो ये है टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन के। आई होप आपने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इस डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाना मत भूलना। आप अगर कोई सी भी ई बुक नहीं लिए हो तो जाकर के एक बार कोई ई बुक लेकर के देखो किसी भी मंथ की, और अगर पसंद आए तो अभी ऑफर चल ही रहा है, बाकी मंथ की भी ई बुक लेकर के देख लो। मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि कोई एक ई बुक लेकर के देखो, आपको कंटेंट पसंद आए तभी आप बाकी कर लो, और यकीन मानो आप एक ई बुक लेने के बाद रुक नहीं पाओगे। इतना ज्यादा डिटेल कंटेंट है, प्लस 100% कवरेज की गारंटी है। सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर करी गई थी? तो संघानम समिति की सिफारिश पर करी गई थी। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और ये क्वेश्चन था आपके लिए। हैप्पीनेस उत्सव का संबंध किस राज्य से है? दिल्ली से है। ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 10 लोगों में शामिल हैं बिहारी गर्ल, रवि शंकर, मंटू कुमार, राजन तिवारी, दिव्या एंजल, स्वर्णेश्वर कुमार, पुट्टी कुमार, कुणाल कुमार, शुभांगी त्रिवेदी और आर.के. रोही। आप भी अपना नाम इसमें दर्ज करा सकते हो। सिंपली आपको डिटेल में आंसर करना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए बस थोड़ा सा जल्दी आंसर करना है जिससे आप टॉप 10 में भी अपना नाम शामिल करा सको। वर्ष 2022 में विश्व पर्यटन दिवस का मेजबान देश कौन सा रहा है? अगला, वर्तमान में एनपीसीआई के यूपीआई सर्विस का उपयोग करने वाले कितने देश हैं? कमेंट करके बताइएगा। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आज आपको यही बताना है और ज्यादा से ज्यादा डिटेल लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।